नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर समसामयिक करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले जून 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। और जून से दोस्तों हम करंट अफेयर्स जब डिस्कस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उन सभी में एक एवरेज लेके चलेंगे कि पिछला 6 महीना, पिछला 1 साल का जो करंट अफेयर्स होता है उसको हमें कवर करना होता है। तो संभवतः जून से हम नए सत्र के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने जून 2023 से सिलेक्ट किया हुआ है। जो अभी आगामी जो भी एग्जाम होंगे उन सभी को टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, इस कड़ी में हमने अभी तक 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर विजिट करें और समसामयिक करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट को खोल करके वो तीनों वीडियो देख के फिर यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें है पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर जून 2023 में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जो कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो वहां पर जाके आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हिंदी में आपके लिए प्रकाशित की जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही जो वीडियो से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन होते हैं या कोई घोषणा होती है तो वहां टेलीग्राम पर ही प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित जो भी खबरें हैं उनको हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको किसी भी YouTube चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा। दोस्तों, इस कड़ी में हमारी जो पहली योजना है वह अमृत धरोहर योजना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जून 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2 योजनाएं चलाई गई। पहली अमृत धरोहर योजना, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे, और दूसरी है मिस्टी योजना। तो आइए अमृत धरोहर योजना, जो अमृत धरोहर योजना है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अमृत धरोहर योजना की जो घोषणा है वह 2023-24 के बजट में 3 साल की अवधि के लिए की गई थी। और दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य है वह आर्द्रभूमियों के महत्व की पहचान करते हुए उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसकी जो उद्देश्य है उसको आप लोग याद रखना। दोस्तों, यह योजना जो है, जो अमृत धरोहर योजना है, वह आर्द्रभूमि में जैव विविधता को बढ़ाने यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एनहांस करने के लिए आर्द्रभूमि के अंदर, आर्द्रभूमि को वेटलैंड भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना। और दोस्तों, उनके कार्बन स्टॉक को भी संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए उनकी पर्यावरण पर्यटन क्षमता का निर्माण करने और स्थानीय समुदायों को रोजगार सृजन के लिए आर्द्रभूमि का जो है वह इष्टतम उपयोग करने में सक्षम बनाने पर यह जो अमृत धरोहर योजना है वह ध्यान केंद्रित करती है। तो इस योजना से संबंधित इतना तथ्य आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है और ये योजना कब घोषित की गई थी और ये किस लिए है। तो अमृत धरोहर योजना आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों, इस योजना को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो चलिए आइए फिर बढ़ते हैं मिस्टी योजना की तरफ, जो हमारी दूसरी योजना है उसको देखते हैं। योजना जो है वह इन अमृत धरोहर योजना के साथ ही घोषित की गई थी। तो भारत सरकार ने, यहाँ पर देख लीजिए, इसको सेपरेट तरीके से भी बना दिया गया है कि भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए, मैंग्रोव जो वन होते हैं, ये जो इमेज है उसमें आप मैंग्रोव वनों को देख सकते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसकी एक विशेष प्रजाति होती है मैंग्रोव। ठीक है दोस्तों, तो मैंग्रोव वृक्षारोपण यानी कि मैंग्रोव के पौधों को लगाने के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिस्टी योजना
की घोषणा की गई है। ठीक है, तो मिष्टी योजना क्या है आप समझ गए होंगे कि मैंग्रोव के वृक्षारोपण से संबंधित यह योजना है। अब दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। कैसी भूमि, एक तो भारत का तटीय जो क्षेत्र है वहां पर, दूसरे लवणीय भूमि पर क्या करना है, मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना है, यानी कि मैंग्रोव के वृक्ष लगाने हैं। अब मैंग्रोव किस लिए काम करेगा, इस योजना से क्या होगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह जो योजना है समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। ठीक है, जो मिष्टी योजना है वह समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों की रक्षा करेगी। आप जानते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा एरिया जो पेनिनसुलर रीजन में है वह तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मिष्टी योजना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो तटीय क्षरण वगैरह को रोकती है। ये हम अभी आपको आगे मैंग्रोव के बारे में जब बताएंगे तो आपको समझ आएगा। दोस्तों मिष्टी योजना मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। जो मिष्टी योजना को फंडिंग जहां से मिलेगी, एक तो मनरेगा के तहत इनका वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर काम करते हैं वो जो मैंग्रोव के वृक्ष होंगे उसका वृक्षारोपण भी वो कर देंगे। दूसरा कैंपा फंड जो होता है, जो वनों का प्रतिपूर्ण वनीकरण जो योजना है उसके अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर आपने 100 पौधे काट दिए, ठीक है, तो उन 100 पौधों की भरपाई के लिए आप फंड देंगे, जिससे अन्य पौधे लगाए जा सके और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, उसको लेकर के एक फंड बनाया गया है। तो कैंपा जो फंड है उसके वो भी इस योजना को संवर्धित करेगा। अब दोस्तों मैंग्रोव की बात हो रही, तो मैंग्रोव वन होते क्या हैं ये देख लेंगे। तो दोस्तों लवणीय जल के प्रति सहिष्णु, यानी कि लवणीय जो जल होते हैं उनके लिए जो है उचित होते हैं और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में सक्षम होते हैं। कार्बन स्टॉक भी ये जमा करते हैं मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव क्षेत्र दोस्तों भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है और जो लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इतने क्षेत्र पर, भारत की भूमि के इतने क्षेत्र पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। अभी ये आंकड़ा भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंग्रोव वनों पर अभी इस वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अब हम तीसरी योजना को देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संधि है यूनाइटेड नेशन की समुद्री सुरक्षा के संबंध में। तो दोस्तों न्यूज आप देख ही रहे हैं कि गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा हेतु यूएन की एक संधि अपनाई गई है। तो यूएन की संधि क्या है आइए देखते हैं। 19 जून 2023 को यूनाइटेड नेशन ने खुले समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए पहली बार एक संधि को अपनाया है। यूनाइटेड नेशन ने खुले समुद्र में, डीप सी के अंदर और जो समुद्र का जो अन्य किसी देश की सीमा से बाहर का हिस्सा होता है उसको सुरक्षित करने के लिए एक संधि को जो है अपनाया है यूनाइटेड नेशन ने। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है उसके सभी जो 193 सदस्य देश हैं उन्होंने इस संधि को स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने इस संधि को स्वीकार किया, उस पर सहमति प्रकट की। और दोस्तों इस संधि का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। उद्देश्य है उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करना। ठीक है, समुद्र भी जैव विविधता के एक बहुत बड़े केंद्र होते हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए उच्च समुद्र के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना इस जो यूएन की जो संधि है उसका उद्देश्य है। दोस्तों जो पृथ्वी के सतह के लगभग आधे हिस्से को घेरता है, ये समुद्र की बात चल रही है, और राष्ट्रीय सीमाओं से परे स्थित जो क्षेत्र होता है उसे सुरक्षित किए जाने की बात चल रही है। यहाँ पर याद रखना, राष्ट्रीय सीमाओं से जो परे स्थित क्षेत्र है उसके सुरक्षा की बात चल रही है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सभी देश अपने अपने एक निश्चित जो समुद्री क्षेत्र होता है उसकी सुरक्षा और उसके जो जैव विविधता होती है उसके संवर्धन के लिए कदम उठाते ही हैं, लेकिन जो बाहर का समुद्र है
जो किसी देश की सीमा के अंतर्गत नहीं आता, उसकी सुरक्षा के लिए कौन कदम उठाएगा? तो यूएन आप जानते हैं दुनिया की एक महापंचायत है, तो वही समुद्र की सुरक्षा के लिए कदम उठाई रही, उसी से संबंधित एक ये संधि है। दोस्तों इस संधि पर चर्चा लगभग 20 वर्षों से चल रही थी, लेकिन इसमें सामान्य सहमति में पहुंचने में कई बाधाएं थी, जिसमें बहुत देरी का सामना किया। फिलहाल अभी फाइनली इस संधि को अपना लिया गया है। यूनाइटेड नेशन का आप लोगो यहाँ पर देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, तो समुद्र की सुरक्षा जो है राष्ट्र की सीमाओं से परे, उसकी सुरक्षा के लिए ये संधि जो है अपनाई गई। ये चीज आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से संबंधित ये एक पहल है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज कुल मिलाकर 3 खबरें ही महत्वपूर्ण थी पर्यावरण के सेक्शन में, और साइंस एंड टेक से कुछ था नहीं। साइंस एंड टेक से जो था एक वर्णास्त्र था, वो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, तो वो नेशनल सेक्शन में ही मैंने डिस्कस कर दिया था। तो पर्यावरण से संबंधित ही चीजें थी, उसी को डिस्कस करना था। अब दोस्तों आइए हम मैंग्रोव को लेते हैं, क्योंकि मिस्टी और अमृत धरोहर योजना को हमने डिस्कस किया है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति को थोड़ा सा हम विस्तार से देख लेते हैं, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैंग्रोव। तो क्या होता है मैंग्रोव? तो दोस्तों मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अद्वितीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और कैसे? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है वो आप देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये तटीय क्षेत्रों के ही पौधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जड़ों के पास समुद्री पानी की जो झलक है आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक बैरिकेडिंग प्रोवाइड करते हैं, एक बफर जोन होते हैं भूमि, मुख्य भूमि और समुद्र के बीच। तो ये समुद्री जो तटीय जैव विविधता है उसके लिए बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। और दोस्तों ये नमक सहिष्णु वृक्षों, अब मैंने पहले ही बताया खारे पानी के पौधे ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि साफ पानी में मैंग्रोव नहीं उग सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साफ पानी में भी मैंग्रोव उग सकता है। तो नमक सहिष्णु वृक्षों और झाड़ियों के घने वन होते हैं मैंग्रोव, जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं वहां विकसित होते हैं। मैंने बताया बफर जोन में पाया जाता है, भूमि और समुद्र जहां पर मिलते हैं उसके बफर जोन में। ठीक है, और दोस्तों इन पारिस्थितिक तंत्रों की जो विशेषताएं हैं, खारे पानी, ज्वारीय विविधताओं और कीचड़ युक्त ऑक्सीजन रहित मृदा जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता इनमें होती है। दोस्तों मैंग्रोव विभिन्न प्रकार के पादपों और जीवों की प्रजातियों को आवास भी प्रदान करते हैं। इस सेंस में भी मैंग्रोव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों जो विभिन्न सागरीय और स्थलीय जीवों के प्रजनन, संवर्धन और चरागाह के रूप में काम करते हैं। तो मैंग्रोव का काम आपको समझ में आ गया, मैंग्रोव की विशेषताएं समझ में आ गई, मैंग्रोव क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा और मैंग्रोव के बारे में जानते हैं कि और क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं और किस तरह से मैंग्रोव इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए जो आवास क्षेत्र था, आवास क्षेत्र वाली बात अभी मैंने बताई, उसके लिए जो है एक उदाहरण है, जैसे सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहां पर सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर को आवास प्रदान करता है मैंग्रोव। इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, रिसस मकाक पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो ये सुंदरबन वाला क्षेत्र है, इरावदी वाला क्षेत्र अलग है, ये म्यांमार के आसपास का क्षेत्र है। इरावदी डॉल्फिन, रिसस मकाक, तेंदुआ, छोटे भारतीय कस्तूरी बिलाव भी यहाँ पर निवास करते हैं मैंग्रोव क्षेत्रों में। अब दोस्तों मैंग्रोव तटीय अपरदन, तूफान और सुनामी के प्रति एक प्राकृतिक बफर के रूप में काम करता है। उनकी सघन जड़ों, स्तंभ मूलों का उलझा हुआ जाल तटीय अपरदन को रोकता है तथा लहरों एवं धाराओं के प्रभाव को जो मैंग्रोव है वो कम भी करता है। और दोस्तों जो मैंग्रोव होते हैं वो तूफान एवं चक्रवात के दौरान मैंग्रोव जो वृक्ष होते हैं
ये चक्रवात और तूफानों की ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिनसे तूफान और चक्रवात जो है वो धीमे पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, अंतर्देशीय क्षेत्रों और मानवीय बस्तियों को विनाशकारी क्षति से बचाते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर तटीय क्षेत्रों में। दोस्तों, मैंग्रोव अत्यधिक कुशल कार्बन सिंक होते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, जो वायुमंडल में बृहद मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं वायुमंडल से और इसे अपने बायोमास और अवसाद के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। ये अपनी जड़ों में कार्बन को संग्रहित कर लेते हैं, इसलिए ये कार्बन के एक बहुत बड़े सिंक के रूप में भी काम करते हैं। दोस्तों, मैंग्रोव प्राकृतिक फिल्टर, नेचुरल फिल्टर होता है। मैंग्रोव जो कि तटवर्ती जल को खुले समुद्र में पहुंचने से पहले उसको प्रदूषित होने से रोक देता है और उसके पोषक तत्वों को भी वे बचा लेते हैं। तो आई होप आपको मैंग्रोव की जो विशेषता है और मैंग्रोव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फैक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई, उसके अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 प्रकाशित की गई, हर 2 वर्ष पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो भारत के अंदर वनों की स्थिति का आकलन करती है, एक ब्यौरा पेश करती है। तो जो 2021 की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। तो देश के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 0.15% है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन मैंने आपको बताया, जहां रॉयल बंगाल टाइगर की बात चल रही थी, वो बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। दोस्तों, ये जो सुंदरवन है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। जो सुंदरवन क्षेत्र है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है, सूचीबद्ध किया है। अब यहां पर आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें भारत के अंदर आपको मैंग्रोव दिख रहे होंगे, और इस मैप में आप एक चीज और नोट कर पा रहे होंगे, जो मैंने बताया कि तटीय क्षेत्र। तो भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र कहां से, गुजरात से लेकर के केरल तक और तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक पाया जाता है। और इधर वाला तो ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला तो बांग्लादेश तो नहीं, लेकिन हाँ, ये तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं मैंग्रोव, ये आप लोग याद रखना। और यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव पाया जाता है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे सुंदरवन, फिर सुवर्ण रेखा, धमरा, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, दमस, उभरात, ये सब पूरा आप देख लेंगे, इसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। और जब उत्तर का, भारत का उत्तरी क्षेत्र देख रहे हैं, मैंग्रोव रहित है, कहीं मैंग्रोव है, मैंग्रोव कहीं स्थिति बताई जा रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तटीय क्षेत्रों की बात चल रही है मैंग्रोव के संबंध में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसको यहीं हम समाप्त करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए, हमें टॉलरेट करने के लिए। और आपसे गुजारिश है कि आप कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। आपको द हिंदू, मैंने बताया, द हिंदू की न्यूज और पीआईबी की जो न्यूज होती हैं वो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है तो इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भविष्य में और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए आने वाली है। और ये जो इंसान दिख रहा है,
ये वही है जो बोल रहा है, यानी कि मैं हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।